ईडब्ल्यूएस में जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है उनके खिलाफ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है, और जब कोई भेदभाव नहीं है तो ऐसी क्लास क्रिएट नहीं की जा सकती। और वो जो हमारा आर्गुमेंट था वो हमने 3 रिसर्च पेपर्स दिए थे जो अमेरिकन प्रोफेसर्स ने लिखे हैं। एक प्रोफेसर फिश हैं, एक फॉरबैथ हैं प्रोफेसर, उन दोनों ने इसको बड़ा डिटेल्ड स्टडी किया है। और उस स्टडी के आधार पे प्रोफेसर फिश जो तकरीबन 85-86 ईयर्स के हैं अब, उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की और उन्होंने ये कहा कि जो इकोनॉमिक आधार पे अगर क्लासिफिकेशन आप बनाते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल क्राइटेरिया होगा, बहुत वेग क्राइटेरिया होगा, क्योंकि वेग क्राइटेरिया के ऊपर आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत सॉलिड वो होना चाहिए। जैसे अब अगर हम अपने देश में देखें तो सोशल कंडीशंस की वजह से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो टॉप पोस्ट है उनके ऊपर पहुंच जाते हैं, तब वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। उसके बावजूद उसका ग्रेविटी कितनी होगी वो खुद आदमी बहुत ज़्यादा उस पे स्टैंड नहीं लेता है, लेकिन जो समाज है उसका रिएक्शन बहुत शार्प है उसके लिए। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति बने तो वो पुष्कर में एक मंदिर में गए और उस मंदिर में उनको मेन जो मंदिर है उसमें नहीं एंटर करने दिया, एक बालकोनी में उनका पूजा वूजा करवाया। तो उसके बाद जो है ये इशू लोकल न्यूज़पेपर्स में आया और एक टाइम्स ऑफ इंडिया में, शायद नेशनल न्यूज़ में भी छोटी सी न्यूज़ थी। लेकिन वहीं पे एक डॉक्टर अशोक मेघवाल नाम के जो मेडिकल डॉक्टर, हमने पता किया तो वो कहा कि मेडिकल डॉक्टर हैं, अब वो इतने परेशान हुए कि हमारा आदमी जब राष्ट्रपति बन गया उसको वो मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं। तो उस आदमी ने 3-4 दिन बाद उस पुजारी को इंजर्ड किया और वो अटेम्प्ट टू मर्डर या ग्रीवियस हर्ट के जो ऑफेंसेज हैं उसका जो मुकदमा वो झेल रहा है। लेकिन राष्ट्रपति को रोकने के लिए पुजारी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ। तो आप ये देखिए, समाज जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। हमारा जो आदमी जो बड़ी पोजीशन में पहुंच जाते हैं वो समझौतावादी हो जाते हैं, इसीलिए समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है। क्योंकि आप जैसे बैकवर्ड क्लास के खिलाफ भी अगर देखेंगे, जब अखिलेश ने पद छोड़ा और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उसको जो 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का आवास है उसको प्यूरिफाई कराया गया। तो अखिलेश ने कहा कि हम जब 2022 में आएंगे तो गंगा जल से पूरी इसको साफ करा देंगे। मतलब ये है कि भाई जो आदमी मुख्यमंत्री हो गया और अखिलेश की बीवी तो इंटरकास्ट मैरिज है, वो योगी की कास्ट की है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको ये प्रूव करने के लिए कि हम सुपीरियर हैं ऐसा किया। इसलिए ये जो सारी व्यवस्था है ये केवल तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब सामाजिक तौर पे जो लोग पिछड़े होते हैं उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको भागीदारी को बढ़ाने के लिए तब रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है। इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण एक विचित्र व्यवस्था है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस जो तकरीबन 85% से 90% उनकी पॉपुलेशन है, उनको इसमें भागीदार नहीं बनाया गया। हालांकि मैं मानता हूं अगर उनको भागीदार भी बनाया जाए तो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, लेकिन उनको भागीदार नहीं बनाया गया। उनको भागीदार नहीं बनाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इशू उठाया कि भाई ये जो रिजर्वेशन है 16(4) और 15(4) की वो 10 साल के लिए थी और ये 70 साल हो गए हैं, 70 से ज़्यादा हो गए हैं, ये अब रिव्यू होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भूल गया कि ये जो 10 साल की लिमिट है ये केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन में है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जो चुने हुए लोग अगर काम करते तो ये ईडब्ल्यूएस का जो अमेंडमेंट हुआ वो अमेंडमेंट ही नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। एक एमपी ने मुझे बताया कि हम जब किसी इशू पे बोलना चाहते हैं तो हमें नहीं बोलने दिया जाता। तो ये जो ब्राह्मणवादी जो पार्टियां हैं ये हमारे आदमी का केवल मिसयूज कर रही हैं
और उनको कोई अधिकार नहीं है वहाँ कुछ भी करने के लिए। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया एक आदर्श, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक आदर्श समाज की व्यवस्था करना चाहती है, और वो तभी संभव है जब सब लोगों को बराबरी के नज़रिए से देखा जाए। एक आदर्श समाज हो जिसमें कोई गैर बराबरी ना हो, और वो गैर बराबरी के लिए काम कर रही है। ये जो EWS कोटा जो है, जिसको सुदामा कोटा भी हमारे दिलीप मंडल साहब ने नाम दिया, जो एक बहुत अच्छा पॉपुलर नाम हुआ, कि ये जो कोटा है ये उन लोगों को है जो सोशली एडवांस है, इनमें कोई सोशल बैकवर्डनेस नहीं है। जब सोशल बैकवर्डनेस नहीं है तो उनकी जो कैटेगरी है आज उसकी मान लो 2 लाख रुपए, हालांकि इसमें 8 लाख रुपए सीलिंग रखी गई है, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हमारे देश में नहीं हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, इसलिए वो सब इश्यूज हमने उठाए हैं। और प्रोफेसर फिश ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, और उन्होंने ये कहा है कि भाई जो ये इस तरह की कैटेगरी होती है वो आर्टिफिशियल होती है, वो किसी भी इंसिडेंट के बदलने से बदल जाती है। मान लो आज मैं 8 लाख से कम मेरी इनकम है, आज मैंने अप्लाई किया किसी पोस्ट के लिए, मैं घर आया, मेरे पास से कोई लॉटरी निकल आई, वो लॉटरी मान लो 1 करोड़ रुपए की है, तो मैं उस कैटेगरी में फाल नहीं करता। जब मेरा सिलेक्शन होगा तब मैं उस कैटेगरी में एंटाइटल नहीं हूँगा। तो ये इस तरह की व्यवस्था मुझे लगता है सही नहीं है, और संविधानिक मापदंडों पे ऐसा कोई प्रिंसिपल खरा नहीं उतरता। वही सर सवाल है कि जैसे पहले भी हमने आपका इंटरव्यू लिया था और चर्चा यही हो रही थी कि EWS जो है वो असंवैधानिक है, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो संवैधानिक करार दिया, वहाँ बहुमत के आधार पर फैसला सुना दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बहुमत भी है, एक्चुअली जो इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण हो सकता है या नहीं हो सकता जी, 5 जज इस पे सहमत हैं कि इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण हो सकता है। अच्छा। वो जो 2 जजेज का जो डिसेंट है वो केवल 50% सीलिंग को लेके है, क्योंकि 50% की सीलिंग जो है वो कोई संविधान में लिखी हुई नहीं है, वो तो जज मेड एक रूल बनाया उन्होंने। और ये जो रूल्स हैं जज मेड रूल्स, ये एक्चुअली जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जैसे आपका मंडल कमीशन का जजमेंट आया तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेज आए रिजर्वेशन में, जिसमें एक मेजर चेंज जो पोस्ट बेस रिजर्वेशन रोस्टर आया, जो RK सब्बरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऐसा 5 जजेस का जजमेंट है। जजमेंट बहुत अच्छा है वो, लेकिन जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि वो SC ST OBC की पोस्ट को फिलअप नहीं करते हैं। जब उस पोस्ट को फिलअप नहीं करते तो वो बैलेंस नहीं बनता उसमें, और बैकलॉग से कोई वैकेंसी नहीं भरते हैं। जब वो बैकलॉग से वैकेंसी नहीं भरते हैं तो उनका कोटा खाली रह जाता है। तो वो जो वैकेंसी बेस्ड रोस्टर था, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर था, और उससे थोड़ा बहुत जस्टिस SC ST OBC के फेवर में होता था। लेकिन ये पोस्ट बेस्ड रोस्टर जब से हुआ है तो हम देख रहे हैं कि सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इनएडेक्वेसी बढ़ रही है। तो इसको सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, ना कि जो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड लोग हैं उनको और रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए काम करना चाहिए था। जहाँ तक आप देखेंगे, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन प्रमोशन मिले तकरीबन 27 साल हो गए, क्योंकि 1995 में 17 जून को SC ST का रिजर्वेशन प्रमोशन का अमेंडमेंट पास हुआ, लेकिन आज भी वो 80% स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है, और जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उनमें भी वो अवेलेबल नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ होगा, जब कांग्रेस उत्तराखंड में रूल कर रही थी उन्होंने बंद करके सारी पोस्ट जनरल से भर दी, छत्तीसगढ़ में ऐसे जनरल से सारी पोस्ट भर दी। तो जो कांग्रेस भी जहां रूल कर रही है, और राजस्थान में उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर मान लो SC ST के आदमी 3 आदमी मान लो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होने चाहिए, अगर वो 3 आदमी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो जाते हैं तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से जूनियर आदमी भी, जो अपॉइंटमेंट से जूनियर है, जो जनरल जिसको सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन मिलना चाहिए, तब भी वो उसको प्रमोशन नहीं दे रहे। तो पूरा उनका जातिवादी मानसिकता से वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो पूरी जो व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। उसको रिफॉर्म तभी संभव है जब हम एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देंगे। पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पूरे देश में एक आदर्श समाज एस्टेब्लिश करके उसको डेवलप करना चाहते हैं। क्या सर न्यायालय भी जो है वो जातिवादी मानसिकता के तहत जो फैसले दे? नहीं, न्यायालय क्या दे रहे हैं वो हम उस एंगल से उसका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन न्यायालय जो है उनमें भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जो बहुत सारे प्रिंसिपल जैसे होते हैं
जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में डिसाइड होते हैं। न्यायालय में जैसे ये जो प्रिंसिपल था, इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। बैकवर्ड क्लास के एक जज है वो भी होने चाहिए, कोई शेड्यूल कास्ट भी होना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली उनका एक्सक्लूजन हुआ। लेकिन अब वो होते तो भी क्या होता मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो इतने सारे एमपी हैं। एक एमपी को मैंने 3-4 बार जाके ब्रीफ किया और उनको कहा कि ये मंडल का जो जजमेंट है वो कहता है इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, और मंडल 9 जज का है जिसमें 7 जजेज ने कहा है। वैसे वो जजमेंट 6 और 3 का है, मतलब 6 का मेजोरिटी है, 3 का डिसेंटिंग जजमेंट है। लेकिन इस मामले में इकोनॉमिक आधार पे 7 जज ने एक्सप्रेस कहा, और 2 जजेज का भी आधा इधर है आधा उधर है, मतलब पूरा क्लियर ये नहीं है कि इकोनॉमिक आधार पे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसको अगर हम देखें तो वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद जो हमारे लोग वहाँ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी भी इशू पे, हमारे से रिलेटेड इशू पे, वो खुद कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन की हमें क्या ज़रूरत है? हम ऐसे किसी रिप्रेजेंटेशन के लिए इच्छुक नहीं है जो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें बहुत ज़्यादा गैर बराबरी बढ़ रही है, अनटचेबिलिटी बढ़ रही है। इसको करेक्ट करना, अब बाबा साहब दोबारा नहीं आएंगे, वो इनका काम है जो आदमी आज पावर में है, लेकिन आज वो उस तरह का नहीं कर रहे। वो केवल अपना इंजॉयमेंट या अपनी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ना कि अपने वेलफेयर के लिए करते हैं। अब ये इस पूरे सिस्टम को हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से चर्चा हो रही है कि अब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है चंद्रचूड़ जी बने हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? EWS में कुछ बदलाव हो सकता है इसमें? नहीं, ऐसा है कि इंडिविजुअल चीफ जस्टिस आते हैं जाते हैं, वो कोई बहुत अहम चीज़ नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थोड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, तो हो सकता है कुछ चेंज आए, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे मैं कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मैं जनरल प्रिंसिपल पे ही जवाब देना चाहता हूँ कि जनरल प्रिंसिपल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस का जो क्राइटेरिया है उसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। इकोनॉमिक आधार पे हो सकता है, वो तब हो सकता है जब उनका एक्सक्लूजन हो, जब वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करें कि वो गरीब हैं इसलिए उनको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा, उनको पीटा जा रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि आज भी अगर गरीब भी आदमी है तो उसके वो पैर पकड़ता है दूसरा आदमी। लेकिन वो जो है किसी भी जो सोशली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता। इसलिए दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो रिव्यू वाला है, रिव्यू में शायद उतना स्कोप नहीं होगा, क्योंकि उसमें 4 जज तो वही हैं, एक जज कोई नया ऐड होना है। लेकिन इसके बाद जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है उसमें फर्स्ट 3 जजेज होते हैं, तो वो 3 जजेज इसका पार्ट नहीं है। तब वो पार्ट नहीं है तो वो तब कंपोजिशन चेंज होगा, तब उस स्टेज में मुझे लगता है रियल में कोई बेनिफिट होगा। क्योंकि ये जो स्टेज है, इस स्टेज में तो ये लीगल हमारे लिए लिमिटेशन है कि हमें ये डालनी पड़ती है रिव्यू पिटीशन, सीधा हम क्यूरेटिव नहीं डाल सकते। अदरवाइज मुझे लगता है इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं होगा। लेकिन जो हमारा लीगल काम है वो हम करेंगे। हम जो है इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल की गवर्नेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशनल की सिस्टम की जो गवर्नेंस जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सभी समाज के जो घटक हैं उनको बराबरी का होना चाहिए दर्जा, और एक आदर्श समाज की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जाति धर्म का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, और ये जाति का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ये EWS के द्वारा एक पर्टिकुलर जाति को जब आप रिजर्वेशन दे रहे, तो अभी तक जो SC ST OBC की जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन क्लास रिजर्वेशन है। ये पहली रिजर्वेशन है जो कास्ट रिजर्वेशन है। तो इसलिए ये वैसे भी संवैधानिक तौर पे संवैधानिक मापदंड के हिसाब से ये खरी नहीं उतरती है। लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सर संविधान बेंच के पास भी जा सकता है मामला? नहीं, संविधान बेंच के पास तो ये ऑलरेडी है। संविधान बेंच के पास तो रहेगा ही। 5 जज से कम जज जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो बेंच थी ये भी संवैधानिक जो मामले हैं उनको एग्जामिन करने के लिए थी। लेकिन जो इशू जैसे हमने ये प्रोफेसर फिश का आर्टिकल, प्रोफेसर फोरबेथ का आर्टिकल वो हमने दिए थे, वो ना डिसेंटिंग जजमेंट में उनको दिखाया गया ना मेजॉरिटी जजमेंट में दिखाया गया। जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है उनका जो व्यू पॉइंट है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। एज ए जज यू हैव एवरी राइट टू रिजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू।
लेकिन जो सोशल डेमोक्रेसी है हमारे समाज में वो तब तक एस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब सरकार, जो हमारे विभिन्न अंग हैं समाज के, विभिन्न घटक हैं, उन सब का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। और ये ईडब्ल्यूएस जो है ये उनके रिप्रेजेंटेशन को रोकने का एक माध्यम है, ना कि उनको रिजर्वेशन देने का या रिप्रेजेंटेशन देने का। सर एक सवाल और एक चर्चा ये भी हो रही है कि अब वक्त आ गया है कि जनसंख्या के अनुपात में जो है रिजर्वेशन की मांग की जानी चाहिए, कि 10% जो है सवर्णों को दे दिया, सवर्ण आरक्षण उनका हो गया, तो बाकी जो बहुजन समाज है उसके लिए मांग होनी चाहिए। तो उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई मांग है और ऐसा कोई। उदित राज जी अपने कई बार नहीं, उदित राज जी तो मतलब जो है मुझे नहीं लगता कि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग है उनकी, क्योंकि जो बेसिक जो प्रॉब्लम है, जब आदमी प्रिंसिपल से हट जाता है तो वो फिर एक्सट्रीम आइडियाज़ लेके आता है। तो एक्सट्रीम आइडियाज़ के हम पक्ष में नहीं हैं। हम जो है इस देश को संविधानिक तरीके से चलाने में इंटरेस्टेड है। संविधानिक तरीके से चलाने के लिए सभी जो सेक्शंस हैं समाज के, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, और उनकी भागीदारी इंश्योर करने के लिए सोशल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस तरह का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वो एक समाज को बांटने वाला मसला है, क्योंकि आज जो रिजर्वेशन है वो क्लास बेस्ड रिजर्वेशन है। हम इसको कास्ट बेस्ड नहीं बनाना चाहते, इसके अलग मापदंड हैं, उसको अलग तरह के तरीके से जब हम कभी पॉलिटिकल पावर में आएंगे तो हम उसको करेक्ट करेंगे। ऐसा हम मानते हैं कि हम जल्दी पॉलिटिकल पावर में आएंगे।